बहुत शुक्रिया आपका जी। जैसे आपने बताया कि मुझे आज तलब किया गया था 190 मिलियन पाउंड की जो ट्रांजैक्शन थी, मैं उस वक्त वफाकी वज़ीर था, काबीना का हिस्सा था, और मैं वाहिद और पहला वज़ीर था जिसने इस पे शोर डाला था और कहा था कि ये नैब का केस बनेगा और ये गलत हो रहा है। और मेरा फवाद चौधरी साहब ने साथ दिया था और शीनी मज़ारी साहब ने जब बात करने की कोशिश की थी तो उनको रोक दिया गया था। इस पस मंज़र में सारी चीज़ें तो हमेशा से सामने आपके रही हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी काफ़ी डिटेल में सवाल जवाब हुए, और मैं अब ये समझता हूँ कि कौम की खिदमत अगर आपने करनी है तो हर वक्त सिविलियंस और डेमोक्रेटिक लोग या जमहूरी लोग या सियासतदान तो इसमें इन्वॉल्व होते ही हैं ऐसे घिनौने कामों के अंदर। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक मैं बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता चला आ रहा हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने का मकसद ये नहीं कि ये मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी ताकत है। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब मैं शुरू होऊंगा तो बहावलपुर से लेके चकवाल से होता हुआ कोयटा पे रुकूंगा। तो मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन इस पूरे केस के अंदर जहाँ बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, ख़ान साहब तक ये बातें जा रही हैं, और उसमें और बाकी लोग हैं, जुल्फ़ी बुखारी का नाम आ रहा है, बाबर अवान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं, जिसने सबको आर्किटेक्ट किया, जिसने सबको डिज़ाइन किया, जिसने इस पर किस करप्शन के खेल के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया, उसका नाम जो है वो है फैज़ हमीद साहब। और फैज़ हमीद साहब आपको पता है कि पुराने DG आईएसआ हैं, एक्स DG आईएसआ हैं, और मुतलका इदारों से मेरी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये करप्शन के काम को ढूंढना। एक तो कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता, ताने बाने मिलाए जाते हैं। तो अगर एक आदमी है जिसकी नौकरी की तनख्वाह उसका करियर स्टार्ट होने से 100 रुपये से शुरू हुई और वो 10,000 तक का मिसाल के तौर पर तनख्वाह बनाने वाला बन गया, और उसके पास 10 करोड़ रुपए की चीज़ें आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं इस इंसान की बाकी घिनौने जराइम से हट के सिर्फ करप्शन की दास्तान से शुरू कर रहा हूँ। बाकी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ज़िम्मेदार रहूँ और अपनी ताकत को ताकत बना के चलूँ। लेकिन इसमें अब जब पाकिस्तान उस नहज पर पहुँच गया है जिधर हम पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान को सबसे पहले रख के सियासतदान और सियासी लोग और ख़ास लोग और सांप और कीड़ों से हट के अब पाकिस्तान की बात करें, चाहे किसी भी पार्टी की हम बात कर रहे हों, और इसके बेनिफिशरीज ऐसे, ये तो एक बहुत छोटा सा केस है। जब आप अंदर जाएंगे और आज तक की जितनी भी हुकूमतें आई हैं समेत PTI के, आपको बहुत बड़े बड़े जराइम मिलेंगे। तो अभी मैं वो घिनौने भयानक जराइम की तरफ तो निशानदेही अभी नहीं कर रहा, जो मेरे अंदर राज जमा है और मैं वहाँ तक पहुँचा भी दूँगा। लेकिन आज मेरी कंपल्शन थी कि मैं ये बताऊँ कौम को कि आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं, शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है जिसने इसको डिज़ाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज़ हमीद। और उसकी बाकियात आपको पता है। और मैं अभी फैज़ हमीद साहब की सिर्फ लोकल एसेट्स, पाकिस्तान के एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बैरून मुल्क तक अभी मैं नहीं जा रहा, जाऊँगा, अभी नहीं जा रहा। उनकी बाकियात सेनेट में भी मौजूद है, दाएँ बाएँ भी मौजूद है। तो उसके तहत अगर आप पाकिस्तान के मफाद को आगे रख रहे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर बाय एंड लार्ज अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि सियासतदान की होगी, ब्यूरोक्रेट की होगी, पुलिस वाले की होगी, मीडिया वाले की होगी, कारोबारी की होगी, और कुछ पाकिस्तान या उसके कानून से ऊपर चीफ कोई जस्टिस है, कोई जज है या कोई इस्टेब्लिशमेंट से है जिसने भी जो काम किया होगा, और कुछ लोग घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं, उनकी करप्शन की दास्तान की पहली सीढ़ी मैंने आज रख दी है पाकिस्तानी कौम के आगे, और मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और आगे अदा करता रहूँगा। और जो इमरान खान साहब ने सिखाया था, जो पुराने इमरान खान साहब थे जिनके फ़लसफ़े पे हम चल रहे थे, उन्होंने जो सिखाया था उसकी आज मैंने वो पूरा कर दिया जो उन्होंने मुझे सिखाया था। और उन्होंने हमेशा ये कहा था कि उधर खड़े होना जहाँ कोई खड़ा होने को तैयार ना हो। तो मैं तो खड़ा हो गया। खान साहब, आप वो फ़लसफ़ा सुना के मुझे भूल गए और आप नए इमरान खान साहब हैं आज वाले, और आप ही नए पाकिस्तान में जाए। हम आपकी
شاگردی میں اپنے پرانے عمران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکیں گے کریں گے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے فیض حمید کا نام لیا، کیا آپ نے اس چیز سے متعلق، ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر نیب میں آپ نے جمع کرائیں؟ دیکھیے جی، میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھیں وہ لکھوا دی ہیں، میں نے رائٹنگ میں دیا ہے، سائن کیے ہیں اس کے اوپر، اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی 100 روپے سے لے کر، اور میں 20 سال بعد 40 سال بعد اس نوکری سے 10,000 روپے کما رہا تھا مثال کے طور پہ، اور میرے پاس 10 کروڑ روپے کے ایسٹس آ جائیں، تو کسی اندھے کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو آج بھی متعلقہ ادارے کو کوئی پرابلم ہے تو میں چکوا لے چلتا ہوں اور بتا دیتا ہوں یہ اتنے کی چیز ہے، اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید لوں گا آپ لوگوں کا۔ اور بتائیں کیا کروں میں؟ آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے، تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں جی، جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکالا گیا 8 مہینے پہلے، اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا۔ تو میں نے تو اصول کی سیاست اس وقت بھی کی، قربانی دی، باتیں بھی سنی لوگوں سے، اور میری خبریں بنانے والے آج خبریں بنے ہوئے۔ تو میں تو مشکل وقت میں نہیں نکلا، میں تو عمران خان صاحب کی زندگی بچا رہا تھا کہ ان کے اوپر گولیاں نہ چلے، میں ارشد شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا۔ میں پاکستان میں یہ جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی، جلانے کی، گھراؤ کی سیاست ہو رہی تھی، اپنے عملات کو، آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی، اس کو روک رہا تھا، اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ 8 مہینے میں ہو گیا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آج وہی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے۔ اس ٹائم پہ کوئی بیوقوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپولر تھے، پارٹی بھی پاپولر تھی، میں بھی ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا، 4 کی کمیٹی کا حصہ تھا، ان کا قریبی ساتھی تھا، اور میں پیار کرتا تھا، اس پیار کے لیے میں نے قربانی دی۔ اگر میری سیاست سائیڈ میں ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں تو وہ بچ جاتے، پاکستان کا نقصان ہوا ان سب چیزوں۔ خان صاحب کی سیاست بچانے کے لیے کوئی مشورہ دیں؟ 3 چھوٹے نقطے اس کیس میں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کا 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل تھا، اس پر شہزاد اکبر نے کابینہ کو بریف کیا تھا۔ ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شواہد ہیں وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے۔ تیسرا یہ کہ آپ اس سے پہلے بھی نیب میں پیش ہوئے تھے، آپ نے فیض حمید کا نام نہیں لیا تھا، حالانکہ آپ اس پورے عمل سے واقف تھے۔ تو کیا یہ فوج کی موجودہ یا موجودہ انٹیلیجنس قیادت کی جانب سے ڈائریکشن ہے کہ اب اس کیس میں فیض حمید کو بھی؟ دیکھیں جی، نہ تو اللہ کی مہربانی ہے مجھے، نہ میں کسی کا باپ کا کھاتا ہوں، نہ پہلے کھایا نہ آج کھاؤں گا، یہ آپ کو پتہ ہے، آپ سارے دوست ہیں۔ کرٹیسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ، وہ آپ کا حق ہے، لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ رہے گی۔ مجھے کسی نے نہ کہا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ میں کسی کے کہنے پہ کہہ سکتا ہوں، میں پون نہیں ہوں باقیوں کی طرح۔ اللہ کا لوگوں کو اللہ کی رحمت ہے، مجھ پہ پتہ ہے میرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور میں نے سیاسی طور پہ کس سے کیا لینا ہے، تو میں تو حق کی سیاست کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے کی، شہزاد اکبر کی بات بکواس ہے، کوئی بریف ہمیں نہیں کیا گیا، ایک سیلڈ اینولپ دکھا کے ٹھگا ٹھگ ریپ اپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب میں نے کہا کہ نیب کا کیس اس پہ بنے گا اور آبجیکٹ کیا اس کے اوپر، تو اتنی جلدی کس چیز کی تھی، اور کوئی کاروباری، میں اس پہ کاروباری کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کیونکہ کاروباری تو اگر اس کے 100 روپے پھنس گئے وہ 10 روپے کسی کو دے کے اپنے 90 روپے ریکور کر لیتا ہے، تو یہ پاکستان میں طریقہ ایسے چلتا ہے۔ میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ جی اگر میرے پیسے پھنس گئے، مجھے میرے پیسے مل جائے اور کوئی کچھ لے لے تحفے کے طور پہ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے، ایک تو یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورنمنٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا، یہ اوور اینڈ ابو 460 بلین سے اوپر پیسہ تھا، یہ ایڈجسٹمنٹ کا پیسہ نہیں تھا۔ اتنا بڑا اربوں روپے کا بینیفٹ دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بینیفٹ کی تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی ایک جو کچن کیبنٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شہزاد اکبر کا بہت سیویئر آرگیومنٹ ہوا، اور اس کے وٹنسز ہیں، جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا، یہ ملک سے بھاگ جائے گا، اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے میں بھی فیض حمید کا ہاتھ ہے۔ یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو پکڑنے جا رہے ہیں وہ ملک سے باہر ہے، کیسے پتہ چل گیا؟ جو اس کا حصہ تھے ان کو پتہ ہے، اور آج بھی پتہ ہے، اور جو ان کی باقیات ہے فیض حمید صاحب کی، وہ آج بھی سینیٹ میں موجود ہے۔ سینیٹ کے بہت سارے سینیٹرز جو ہے اس میں آپ کو ملیں گے جو باہر پاک پیسہ کرتے رہے، وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی۔ اجازت سر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے ہمیں حوالے سے بات ہو رہی ہے، پیسے آنے جانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں بتائی گئی۔ اگر آپ کو سیل
लिफाफा दिखाया गया तो आपने कैसे क्लेम किया कि इस पे नेब का केस बनेगा? आपको तो कुछ बताया? जब हमें ज़बानी बताया गया तो हमने कहा ऐसा कभी होता है कि आप बंद लिफाफे के अंदर हमसे फैसला करा ले, अगर हमसे फैसला ही कराना था खुद ही कर लेते। और ये एजेंडे का हिस्सा नहीं था, इसको स्पेशल एजेंडे के तहत लाया गया था। फैसल भाई ये बताइएगा, कल चौहान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जूम मीटिंग्स के अंदर तर्जुमानों के इजलास में खान साहब ये हिदायत दिया करते थे कि फ़ौज को हिट करना है। क्या जब आप पीटीआई में शामिल थे उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, क्योंकि ये नैरेटिव 2-3 साल से इस्टेब्लिश किया जा रहा था फ़ौज के खिलाफ? देखिए जी, अक्लमंद आदमी और ठहराव वाला आदमी वो होता है जो बिफोर टाइम बता दे बातें। इस टाइम पे ये बातें करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप इतने मुखलिस थे तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट करते और उस टाइम पे बाजार में आके बोलते, जैसे मैंने बोला था। अब आप कहानियाँ कर दे सारी तो उसका हर कहानी का सर पैर तो नहीं होता। बाबा साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ से जो सीनियर क़यादत है वो उन्हें छोड़ के जा रही है, क्या कोई तहरीक इंसाफ की ज़ैली शाख बनने जा रही है? देखिए जी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने आप लोगों के तवज्जुह से बैन का भी बताया था। जैसे 9 मई का काम हो रहा था कि मैं चमक जो है सुन रहा हूँ, मैंने खान साहब को बताया था कि सांप खुद उनको रिप्लेस करके आना चाहते हैं। कुछ लंबे पतले जहरीले सांप आपको आगे आइंदा वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाएंगे, इसको कंडेम करते हुए दिखाएंगे, इमरान खान के ऊपर मलबा फेंकते हुए दिखाएंगे। और इमरान खान साहब को शायद उस वक्त मेरी बातें याद आ जाए कि इन सब की निशानदेही मैं इनके मुंह पे करता था, इनके गिरेबान भी पकड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने तो अल्लाह की मेहरबानी से अपना फ़र्ज़ अदा किया है। और पुराने इमरान खान साहब और पुराने पाकिस्तान और इस आइडियोलॉजी और फलसफे के साथ आज भी चल रहा हूँ। आपने जिक्र किया अरशद शरीफ साहब का, आपने कहा कि अरशद शरीफ साहब के मर्डर में वो लोग मुलव्वस हैं जो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देने जा रहे थे, रुकावट डाल रहे थे। वो बताएंगे वो कौन था, किसकी तरफ आपका इशारा, क्या वो भी फैज़ हमीद है? देखिए, आज पहला स्टेप मैंने उठा लिया और मैं फिर जिम्मेदारी का हिसाब दे रहा हूँ, जो मेरी कमज़ोरी नहीं ताकत है। और मैंने कहा जब मैं शुरू होगा तो बहावलपुर चकवाल से होता हुआ कोयटा में रुकूंगा। तो मेरे रुकने और मेरे चलने से पहले अगर चीज़ें सिर्फ में आ जाती है, जो मुझे उम्मीद है कि होगी और इंशाल्लाह होगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मेरी कोई बात से मुल्क की जगहज़ाही हो या मुल्क की रेपुटेशन को फ़र्क पड़े। तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, मुझे कोई चीज़ रोकने वाली है नहीं। सर पीटीआई की जो मौजूदा पोजीशन है, जिस तरह उनके साथ जो रवैया हो रहा है, तो आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदर कुछ मेंबर्स की वजह से, कुछ फैसलों की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट 100%। इमरान खान साहब वो आदमी नहीं थे जो आज के नए इमरान खान साहब नए पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये वो आदमी नहीं थे। इमरान खान दलेर आदमी थे। मैं गाड़ी चलाता था कराची में, मेरी गाड़ी में जब बैठते थे तो मैं कहता था इधर उतर जाए, आपके सपोर्टर है। वो पूछते नहीं थे। हम कहते थे बदगाव खा ले, वो बदगाव खा लेते थे। ये जो सींग कान काला सफ़ेद कपड़े जोड़े, इमरान खान साहब को अल्लाह की मेहरबानी से मुझे आपको किसी को भी जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी कोई आँच भी नहीं ला सकता। आप महलों के अंदर चले जाए, बंकर्स के अंदर चले जाए, लोहे की सीलें लगा दें, अगर आपकी बारी आ गई है अल्लाह की तरफ से तो आपकी बारी आ गई। ये तो इमरान खान साहब खुद सिखाते थे। वाड़ा साहब, क्या ऐसा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो ईवान सदर से डिक्टेशन लेके आ रहे हैं, उनके कहने पे छोड़ रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, ईवान सदर में जो ईवान सदर के सदर साहब ने जो काम किया है वो मेरे ख्याल से कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर बहुत बड़ा रोल ईवान सदर और सदर आरिफ अलवी साहब का है। सर, क्या पीटीआई पे पाबंदी की बात हो रही है, क्या इससे आप इसके हक में हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए या उन पर लग सकती है? देखिए, पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जो काम करवा दिए गए हैं वो पाबंदी के लिए बहुत काफ़ी है। तो ये काम होने नहीं चाहिए थे, लेकिन पाबंदी लगा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि पाबंदी वाले काम नहीं किए, पाबंदी से ज़्यादा वाले काम कर दिए। फैसल साहब ये बताएं, ये पाकिस्तानी सियासत में जो पार्टियाँ होती हैं सियासी, उनके साथ ये उलूज सवाल लगा रहता है, पार्टी क़यादत गलत फैसले भी करती हैं, बहुत गलत इक़दाम उठाती है, इसका क्या मतलब है? लोग पार्टियाँ छोड़नी शुरू कर दें जो उनके? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमेशा लीडर का काम होता है कि वो आगे देखे, गधे और घोड़े का फ़र्क देखे, अच्छे बुरे का फ़र्क देखे। जब आप अच्छे बुरे का फ़र्क ही नहीं समझ रहे और आपको समझा रहे हैं, तो हम तो खान साहब से ज़्यादा काबिल लोग नहीं हैं। हमारी तो कोई औकात नहीं, हम में तो कोई लीडर नहीं है। हमें तो वोट अल्लाह के बाद उनकी वजह से पड़ा था। अगर हम आज ये क्लेम करेंगे हम इमरान खान के से बड़े लीडर हैं तो नहीं है ऐसी बात। लेकिन अगर कोई आदमी अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहा है, उनको हटाना चाह रहा है और हटा के लाना चाह रहा है और आपको दिखा रहे तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को देता है तो उसको अकल दे देता है और जब लेता है तो उसकी अकल ले लेता है। तो अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और सर ये बताएं, आपको लगता है खान साहब इस केस में बेकसूर हो? क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे ब्रीफिंग दी गई थी, ना कि मैं तेरे लिए कुछ पढ़ा हुआ। सर, मैं अभी अपने बंदे को एक आदमी को गोली मार दे, वो गोली मार दे तो आप कहेंगे कि वो कसूरवार है, मैं कसूरवार रही हूँ। लीडर की जिम्मेदारी है। बस ठीक है।
मिक्स प्लेट, सब चाट बड़ी शौक से खाते हैं। सर आप कौन सी प्लेट में जाएंगे? अगर मुझे जाना होता तो मैं 6 महीने पहले जा चुका होता। शायद मेरी यही सियासत है। सर आप कोई नई पार्टी बना रहे हैं, सारी पीटीआई की जो नई पार्टी तो नहीं डाली जी शायद। सर थैंक यू।